हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार त्रिपाठी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज हम सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक रैखिक युगपत समीकरण के बारे में विचार करते हैं। जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। समीकरण ये एक रैखिक युगपत समीकरण है। इसमें समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a1x इक्वल टू माइनस b1y माइनस x अपॉन y इक्वल टू b1 अपॉन a1। इसी प्रकार समीकरण 2 से हमारे पास माइनस x अपॉन वाई b2 अपॉन a2 आ जाएगा। अब हम माइनस x अपॉन वाई की वैल्यू समीकरण 3 से रख देंगे। b1 अपॉन a1 b2 अपॉन a2। ये हमने किससे किया? समीकरण 3 से। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b1 a2 इक्वल टू b2 a1, b2 a1 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b2 a1 माइनस b1 a2 को हम प्रतीक a1 b1 a2 b2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है, इस रैखिक समीकरण से हमारे पास एक प्रतिबंध आता है और इस प्रतिबंध को इस रूप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। सारणिक को हमेशा दो ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में लिखते हैं। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो a1 b1 a2 b2 जो लिखा गया है वो क्या होता है? वो क्या कहलाते हैं? नंबर 1 पॉइंट इसमें है, ये क्या कहलाते हैं? अवयव। ये क्या कहलाता है? अवयव। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें b2 a1 कोमा b1 a2। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? हमारे पास पद। इसे क्या कहते हैं? पद। ये जो होता है b2 a1 और b1 a2, ये हमारे पास क्या कहलाता है? पद। तीसरा इसमें आता है कि b2 a1 माइनस b1 a2 क्या कहलाता है? ये हमारे पास इस सारणिक का प्रसार कहलाता है। प्रसार या विस्तार भी कह सकते हैं, इसे हम विस्तार या मान भी कह सकते हैं। इस सारणिक का ये मान है। अब चौथी बात ये आती है कि जो सारणिक होता है उसमें क्रम क्या होता है। क्रम से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ये इस तरीके की जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रो। और हिंदी में हम इसे कहते हैं पंक्ति। जैसे आप देख रहे होंगे, एक ये क्षैतिज रेखा, इसको R1 और इसको हम कहते हैं R2, नीचे वाले को। अब उसके बाद ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि इस तरीके से जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। इसको प्रकट किससे करते हैं? C1 से और C2 से। ये जो होता है ये C1 के अवयव होते हैं और ये क्या होता है? हमारे पास C2 का अवयव होता है। अब हमारे पास ये होता है इसका क्रम। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है ये क्रम। क्रम या कोटि भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसे
ऑर्डर भी बोल देते हैं, ऑर्डर। इसका जो फॉर्मूला होता है R/C होता है। R/C का मतलब इसमें रो की कुल कितनी संख्या है, रो की टोटल जो संख्या है वो 2 और कॉलम की जो टोटल संख्या है वो 2 है। इस तरीके से देखो, पहली रो और दूसरी रो, 2 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए, 1 और 2। हमेशा सारणिक में रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है। पांचवी बात ये भी इम्पोर्टेंट है, रो और कॉलम की संख्या सारणिक में हमेशा इक्वल होती है। यानी कि एक जो सारणिक होता है 2/2 का होता है, 3/3 का होता है। 3/3 का मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं रो, 3, एक रो, 2 रो और 3 रो, इस तरीके से। और कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 C3। इसका क्रम क्या है, इसका जो क्रम है वो 3/3 का है। तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक इसमें 7वीं बात भी याद रखना, कहने का मतलब है एक सारणिक हमेशा वर्गाकार रूप में होता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि सारणिक का हम प्रसार और विस्तार कैसे करते हैं। सारणिक का प्रसार या विस्तार किस प्रकार किया जाता है। 2/2 का विस्तार आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हुआ है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1B2 माइनस A2B1, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन इसका करना है। अब 3/3 का किस तरीके से हम प्रसार करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। जैसे मैं मान लो इसकी इस एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ, अवयव, एलिमेंट यानी अवयव। 3 का मतलब है ये तीसरे रो में है, ये तीसरे रो में है। 2 का मतलब है ये दूसरे कॉलम में है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 3 का मतलब है ये तीसरे रो में है। 1 का मतलब होता है ये पहले कॉलम में है। अब हम इसका विस्तार कैसे करते हैं, जैसे कि 2/2 का है तो हम इसका विस्तार इस तरीके से करते हैं। 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट्स है तो हम उसका विस्तार किस तरीके से करते हैं, ये देखो। A11, सबसे पहले हम जो 36 रो है उसके एलिमेंट को हम लिख लेते हैं, जैसे A11 A12 A13। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, पहला रो जो है उसके जो एलिमेंट है यानी A11 A12 A13 हम इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से प्लस, शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर फॉर सपोज यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या साइन कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर कोई और साइन आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, उसके सामने के साइन को चेंज कर देते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। अब 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है A11 से होकर जाने वाली जो कॉलम है और A11 से होकर जाने वाली जो रो है इसको हम छिपा लेते हैं इस तरीके से। देखो देखो, इस तरीके से इस कॉलम को और इस रो को छिपा लेंगे। अब जो बचता है उसको हम लिख देते हैं A22 A32 A23 A33। फिर उसके बाद A12 का मतलब है A12
से होकर जाने वाले कॉलम को छिपा लो और A12 से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा को छिपा लो, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से। फिर से ध्यान देना, ऊपर की जो रो है इस तरीके से छिपा लो और इसको इस तरीके से छिपा लो। तो हमारे पास क्या बचता है, A21, A31, A23, A33। अब 13 इसी तरीके से 13 के बारे में भी कहेंगे। 13 से होकर जाने वाली रो और 13 से होकर जाने वाले कॉलम को हम छिपा लेंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स बचता है, उप सारणिक किसे बोलते हैं, उप सारणिक जो बचता है हमारे पास A21, A31, A22, A32। तो ये हमारे पास, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, A11, अब इसका जो विस्तार करेंगे इस सारणिक की तरीके से करेंगे। कैसे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। इस तरीके से अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाए तो हम इसी तरीके से हम इसका विस्तार करते हैं। फिर से ध्यान देना, A11 फिर इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन और इस तरीके से A23 A32 A12 लिखने के बाद इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन 3321, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन 3123 और A13 की, और फिर इस तरीके से इसकी भी मल्टीप्लिकेशन इसी क्रम में हमेशा करते हैं 21 32 और फिर उसके बाद 31 और 22। तो इस तरीके से हम ये जो सारणिक है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ तक होता है। अब उसके बाद एक आता है हमारे पास कि इसके गुण क्या होते हैं। गुण यानी कि ट्रिक यानी कि जो सारणिक के जो क्वेश्चन होते हैं उस ट्रिक की सहायता से हम क्वेश्चन को इतना आसान बना लेते हैं कि वो अगर उसमें मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं तो उस ट्रिक की सहायता से हम उस क्वेश्चन को केवल 2 या 3 मिनट में कर सकते हैं। तो वो ट्रिक यानी कि प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स का एक जड़ होता है। सबसे पहला क्या होता है, सारणिक के गुण प्रॉपर्टी। नंबर पहला, यदि किसी सारणिक में किसी एक कॉलम के, फिर से ध्यान देना, यदि किसी सारणिक में किसी एक कॉलम या किसी एक रो के प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। उसे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे 0 0 0 2 3 8 5 2 6 या 0 3 5 6 0 0 0 8 7 10। अब यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है कि इस कॉलम में प्रत्येक अवयव शून्य है, 0 है, और इस रो में, सेकेंड रो में प्रत्येक एलिमेंट शून्य है, तो इस सारणिक का विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। ठीक है, तो ये किसी एक रो में सभी वैल्यू 0 हो
या किसी एक कॉलम में सभी वैल्यू 0 हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दूसरा ये होता है कि किसी सारणिक में, ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप सब, कि किसी सारणिक में दो कॉलम के संगत अवयव या दो रो के संगत अवयव अगर समान होते हैं, अगर इक्वल होते हैं, तो हम उस सारणिक का मान शून्य रखते हैं। अगर आप इसका विस्तार भी करते हैं तब भी शून्य आएगा, लेकिन ये इस जानकारी से हम उसका मान डायरेक्ट शून्य रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर R1 और R3, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखो, जो इसके संगत अवयव है, सामने देखना है आपको, 1 1 2 2 3 3, इसके जो संगत अवयव हैं, एलिमेंट है, वो इक्वल होने की वजह से इसका डायरेक्ट मान हम शून्य रख सकते हैं। इसी तरीके से इस सारणिक में अगर आप ध्यान दें, R1 और R3 के जो एलिमेंट है, मैं इस तरीके से एरो लगा रहा हूँ, ध्यान देना, इस तरीके से एरो लगा रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3, इसके एलिमेंट इक्वल है, इस वजह से भी हम इस सारणिक का मान डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास, जैसे एक सारणिक मैंने लिख दिया है, अगर इसके रो को कॉलम में बदल दें, अगर इसके रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, तो इस सारणिक के विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से ध्यान देना, अगर इस सारणिक के रो को कॉलम में बदल दे, जैसे ये रो है, ADG में रो में है, अब मैं इसको कॉलम में लिख दिया, BEH ये रो में है, कॉलम में लिख दिया, CFI इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, तो इसके दोनों के जो प्रसार हैं, इसके प्रसार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा नियम हमारे पास होता है, अगर किसी भी सारणिक के दो रो को आपस में इंटरचेंज करना चाहें या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल उसमें एक अंतर आएगा, बाहर का साइन आपको चेंज कर देना है। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैं मान लीजिए फॉर सपोज मैं इस कॉलम C1 और C3 के एलिमेंट को आपस में चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पर 7 8 9 4 5 6 1 2 3 ये मैंने आपस में चेंज कर दिया। 7 8 9 जो थर्ड कॉलम में था वो फर्स्ट कॉलम में आ गया, और जो फर्स्ट कॉलम में था वो थर्ड कॉलम में चला गया। तो हम क्या करेंगे, बस बाहर के साइन को चेंज कर देंगे। अब उसके बाद अगर मैं इसी तरीके से, लेकिन आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि C1 व C3 के अवयव को चेंज करने पर। इसी तरीके से अगर हम रो को चेंज करना चाहें तो रो को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए फॉर सपोज ये 852 को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, 741 को नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको बाहर के साइन को चेंज करते रहना पड़ेगा। 741 और 852 963, ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब फिफ्थ एक आता है जो प्रगुण होता है, इसका गुण जो होता है वो क्या होता है। अगर हम मान लीजिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता था, सारणिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी वो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सारणिक है उसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैं मान लो किसी एक रो में या एक कॉलम में
किसी k की गुना कर देते हैं। मान लीजिए इस तरीके की एक सारणिक है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, और मैंने इस एक कॉलम में मैंने इस तरीके से k की मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एक निश्चित संख्या की गुना हो रही हो या कॉमन लेना चाहते हो तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर k की मल्टीप्लिकेशन हुई है एक रो में, तो हम यहाँ पर बाहर k ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद ये देख रहे होगे आप कि ये डेल्टा 1 आ गया, यानी कि अगर आप किसी सारणिक में किसी संख्या की गुना करते हैं तो वो उतने ही गुना हो जाता है। अगर इस सारणिक में किसी एक रो या एक कॉलम में आप एक पर्टिकुलर, यहाँ पर जैसे फिलहाल मैंने k की गुना किया है, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये सारणिक है, ये पहले वाले का k गुना हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास 6 जो नियम है इसका, वो क्या होता है, गुण कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, छठे में हम यहाँ पर ये मैंने एक डिटर्मिनेंट्स लिखा है। अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको इसमें एक नियम फॉलो करना है। क्या है वो नियम? इसके जो पहले कॉलम के एलिमेंट है, यानी कि A C F, और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट है यानी कि B E G, हम उसको अलग अलग इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 1 2 3 4 5 6। ये जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इसको हम दोनों सारणिक में लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। वैसे कहीं कहीं इस प्रगुण का भी हम प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन की सहायता से, मतलब इस प्रगुण की सहायता से उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, मतलब अगर आप उसको 5 मिनट लगाते हैं विस्तार में, तो मैं कहता हूँ आप अगर इस गुण का प्रयोग करते हैं तो वो केवल 1 मिनट में हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो, अगर हमारे पास ये ट्रिक नहीं मालूम है, हमारे पास ये प्रगुण नहीं मालूम है, गुण नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सीधा विस्तार करेंगे। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक यानी कि ये सारणिक के गुण मालूम है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही चंद मिनटों में कर लेंगे। जैसे अगर मैं R1 और R2 को जोड़ देता हूँ, यानी कि अगर एक चीज़ और, अगर आप दोनों को जोड़ते हैं, जैसे R1 R2 को जोड़ रहे हैं, इसके एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, तो इसको जो फर्स्ट पद आप लिखते हैं, टर्म जो लिखते हैं, उसमें इसके मान को लिखना पड़ेगा। जैसे इसे और इसे आपने जोड़ा, तो इसमें किस में लिखेंगे, फर्स्ट रो में, x प्लस वाई प्लस जेड। इस दोनों को जोड़ा, x प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों को जोड़ा, x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। कहने का मतलब है दो रो या तीनों रो को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉलम को भी आपस में जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन आ रहा है, ये इस रो में x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारे पास एलिमेंट क्या बचता है, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 0। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि R1 व R3 के जो अवयव है वो क्या है,
समान है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू को 0 लिख देते हैं और इसका मान 0 आ जाता है। अगर आप इसका प्रसार करेंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और हो सकता है उसमें चांसेस गलती के भी रहते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन अल्फा बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा। एक क्वेश्चन और, इसमें क्या है, अगर वही बात है कि अगर मुझे ये गुण नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब अगर मुझे गुण मालूम है तो इस क्वेश्चन को हम आसान कर सकते हैं, जैसे साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं। इस तरीके से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, कहने का मतलब ये है। अब हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, जैसे इसको इस कॉलम को इन दोनों कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम को इन दोनों कॉलम के साथ। जैसे मैंने अभी लास्ट वाला जो प्रगुण बताया था उसकी सहायता से हम इसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये कोस डायल कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। इसमें कोस डायल कॉमन आ गया, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट जो है वो इक्वल है, तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, प्रसार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी अगर फर्स्ट और थर्ड इसमें भी इक्वल आ रहा है तो इस तरीके से हम इसको भी एक यहाँ पर जो आएगा साइन अल्फा कोस डेल और साइन डेल्टा कोस अल्फा, साइन डेल्टा कोस बीटा, साइन डेल्टा कोस गामा, यहाँ पर ये आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर साइन डायल कोस अल्फा, साइन डायल कोस बीटा, साइन डायल कोस गामा, यहाँ पर साइन डायल कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो इक्वल है, इस वजह से इसको भी हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आएगा 0 + 0 इट मीन्स 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारणिक उस गुण की सहायता से हम जो सारणिक के क्वेश्चन है उसे कितना आसान बना सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल और रेखा की समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका प्रसार आप करना जानते ही हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको यहाँ पर रखना है और प्रसार कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला। दूसरा होता है हमारे पास, मान लीजिए दो बिंदु से होकर जाने वाली x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1। इस फॉर्मूले से हम रेखा की समीकरण को भी ज्ञात कर सकते हैं।